नमस्ते दोस्तों। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड के साइंस का पेपर, जिसमें से हम लोग फिजिक्स वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो 2025 के सभी 6 सेट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो क्लास 10th वाली प्लेलिस्ट में जाके आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। एक एक क्वेश्चन फिजिक्स वाले का, मल्टीपल चॉइस, बहुविकल्पीय वाले और जो लॉन्ग आंसर है, सब हमने किए हैं। पूरा एक एक क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप वहां जाके इसको देख सकते हैं। अब हम आज शुरू करने वाले हैं 2024 का। आज सेट 1 का कोड है 824 IJ। आपके पास अनसॉल्व पेपर होगा, आप उसमें से मैच करा सकते हैं। और क्वेश्चन मैंने लिख दिया, ऑप्शन नहीं लिखा है। ऑप्शन में मेरे पास अनसॉल्व है, उसमें से पढ़ूंगा। तो पहला क्वेश्चन है 2024 सेट 1 का। बहुविकल्पीय वाले ही हैं सब। तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो उत्तल दर्पण से कैसा बनता था प्रतिबिंब, याद होगा आपको। उत्तल दर्पण में दो ही केस होते थे। एक, जब वस्तु अनंत पे होता है तो फोकस पर बनता है, और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं, वक्रता केंद्र सॉरी, ध्रुव के बीच में कहीं पर होता है तो फोकस और ध्रुव के बीच में बनता है। तो यहां से यहां तक रेंज होती है। तो उत्तर दर्पण प्रतिबिंब सदैव बनता है। इसमें ऑप्शन आप अगर देखेंगे तो उधर कह रहा है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में। पहला ऑप्शन दिया है। बी वाला ऑप्शन है वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में, ध्रुव तथा फोकस के बीच में। और डी ऑप्शन है कहीं भी बन सकता है, वस्तु की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। तो दो ही ऑप्शन होते हैं, दो ही केस उसमें बनते हैं। दोनों में या तो फोकस या तो ध्रुव और फोकस के बीच में। तो तीसरा वाला ऑप्शन देखेंगे, सी वाला, ध्रुव तथा फोकस के बीच में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, ध्रुव तथा फोकस के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अविलंब से दूर हटती हो तो वह, मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर जा रहे हैं और अविलंब से दूर हट रही हैं, तो अविलंब से दूर कब हटती हैं? दो केस होता है, या तो अविलंब के पास आती हैं, जैसे मान लो इधर प्रकाश की किरण आई, यहाँ पे हमने अविलंब बनाया। अब इसके पास दो ऑप्शन है, अगर ये माध्यम ना परिवर्तन होता तो सीधे चली जाती। अब या तो अविलंब, ये अविलंब है ना, ये या तो अविलंब के पास आएगी या तो अविलंब से दूर जाएगी। तो दो केस तो है। जब हमने आपने पढ़ा होगा, अगर सघन से विरल में जाती है, सघन से विरल में जाती है तो क्या होता है? अविलंब से दूर हटती है। तो आपको याद ही रखना होगा, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। अविलंब से दूर, इसका उल्टा हो जाएगा। अगर विरल से सघन में आएगी तो अविलंब की तरफ आएगी। अगर ये माध्यम मान लीजिए सघन है और ये विरल है, तो किधर होगा? क्योंकि यही क्वेश्चन हमसे पूछा है, कहां से कहां। एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाने पर वो अविलंब से दूर हटती है। अच्छा, तो दूर हट रही है, ये दे दिया है। ऐसे सीधे जाती, लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है, ये अविलंब से दूर जा रही है। तो इसका मतलब हम सघन से विरल में, आपको अगर ये चीज याद रहेगी तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। सघन से विरल में जाती तो अविलंब से दूर हटती, यहाँ पे दिया है अविलंब से दूर हटती है, तो हमें पता चल जाएगा कि सघन से विरल में। तो ऑप्शन दिया है पहला, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो यही सही हो जाएगा। विरल माध्यम से सघन में जाती है। दूसरा, तीसरा, कम अपवर्तनांक वाले माध्यम से अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाती है, ये भी नहीं होगा। पारदर्शी माध्यम से अपारदर्शी माध्यम में, तो ये सब गलत है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। सेकंड का ए पार्ट। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। कह रहा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो पहले इसमें जब ऑप्शन पढ़ेंगे आप, तो क्या दिया है ऑप्शन? पहला ऑप्शन दिया है 30 सेंटीमीटर वस्तु की ओर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार का। फिर दूसरा दिया है 30 सेंटीमीटर पर वस्तु के दूसरी ओर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार का। फिर तीसरा ऑप्शन दिया है 15 सेंटीमीटर पर वस्तु के दूसरी ओर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार का। चौथा ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर पर वस्तु की ओर आभासी सीधा तथा वस्तु के आकार का। तो अगर उत्तल लेंस दिया है, तो उत्तल लेंस में कैसा, अगर आपको अवतल दर्पण याद हो, तो बिल्कुल जैसे प्रतिबिंब जहां जो जगह होती थी, वही सेम चीज होता है उत्तल लेंस में। बस फिगर आप जब अगर रे डायग्राम ड्रा करना होगा तो रे डायग्राम चेंज होता है। बाकी पोजीशन कहाँ बनती है, कैसा बनता है, उसका नेचर, प्रकृति क्या होती है, उल्टा बनता है, सीधा बनता है, या वस्तु से छोटा या बड़ा, सेम अवतल दर्पण वाला होता है। तो इसमें कह रहा है फोकस दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर है, और इसे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए, फोकस दूरी अगर 15 सेंटीमीटर दिया है, तो इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या, ये 15 गुणे 2, 2f होती है ना, r इक्वल टू 2f।
तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं, इसको क्यों कर रहा हूँ मैं 30 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये जो 30 सेंटीमीटर पर वस्तु की दूरी पर स्थित वस्तु है, वो कहाँ रखी है? वक्रता केंद्र पर रखी है वस्तु। उत्तल लेंस है, उसके वक्रता केंद्र पर रखी है। यहाँ पे मान लीजिए वक्रता केंद्र है, तो यहीं पर वस्तु रखी। तो ये आपको इतना तो याद ही करना पड़ेगा, या फिर आपने अगर वो अ, इसका टेबल जो बनाया जाता है 6 केस का, वो आपको याद है, प्रैक्टिस किया है, तो इतना पता चल जाएगा। जब वक्रता केंद्र पर बनेगा, तब तो सीधी सी बात है, कहाँ पे बनेगा? वक्रता केंद्र पर रखी जाती है वस्तु, वक्रता केंद्र पर ही बनती है, चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो। तो यहाँ पे वक्रता केंद्र होता है, यहाँ पर बनेगी प्रतिबिंब, और उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, क्योंकि वास्तविक है तो उल्टा है, या फिर उल्टा है वास्तविक। तो इसमें से आप देख लीजिए, आपको ये केस याद होनी चाहिए, तभी कर पाएंगे आप। ठीक है, 30 सेंटीमीटर पर। तो पहली बात तो, अगर वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की दूरी भी 30 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि वक्रता केंद्र पर रखा है। ठीक है। चाहे तो अब इसमें कैलकुलेशन, अब देखो, एक या तो आप ऐसा करो, कैलकुलेट करो, चिन्ह वगैरह देखो कहाँ बन रहा है कहाँ नहीं। तो ये चिन्ह देखने वाला क्वेश्चन नहीं है, वो विकल्प है। अभी कैलकुलेट करना हो तो मैं कैलकुलेट भी कर दूंगा आपके लिए, कि फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर दी है, उत्तल लेंस है तो प्लस का 15 हो जाएगा, इससे 30 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी -30 दी है। तो आप v निकालो, v के बारे में पता करो। लेकिन अगर आपको यहाँ से देख के पता चल रहा है कि 30 सेंटीमीटर पर है, 30 सेंटीमीटर मतलब वक्रता केंद्र ही 30 सेंटीमीटर पर है, और वस्तु भी 30 सेंटीमीटर में, तो वस्तु जब वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो कैसा प्रतिबिंब बनता है? पहली बात तो सेम आकार का, उसी आकार का बनता है, और उतनी ही दूरी पर बनता है, जितनी दूरी पर वस्तु है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, और वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। तो ये चीजें अगर आपको याद है तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। नहीं याद है तो आप कैलकुलेट करिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप फार्मूला लगा दीजिए, 1/f = 1/v - 1/u करके, वहां से पता चल जाएगा, आपको चिन्ह आएगा, क्योंकि ये इधर आएगा तो पॉजिटिव, अगर v की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और m की वैल्यू अगर निकालेंगे तो माइनस में आएगा। जो भी करना हो आप देख लो। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है, तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है। तो इसमें कंफ्यूजन ये हो जाता है कभी कभी, दूरस्थ पूछ रहा है तो ये लोग, आप लोग क्या समझ लेते हैं? विबग्योर याद रखते हैं। तो यहाँ पे बैगनी होता है, यहाँ पे लाल होता है। तो दूरस्थ आपको लगता है कि ये वाला, कभी बैगनी बोल दे तो गलत हो जाएगा। बैगनी भी ऑप्शन नहीं दिया। कह रहा है आधार से दूरस्थ, तो प्रिज्म का आधार ये होता है, ये दोनों अपर्तक तल हो गए, और जो तीसरा तल होता है उसे आधार बोलते हैं। तो ये हो गया आधार, और आधार से दूरस्थ, अगर आधार के सबसे पास में पूछा जाए तो बैगनी होगा, दूरस्थ लाल होगा। तो लाल कौन से ऑप्शन पे है देख लीजिए। अ, पहला ए पर लाल है, और देखिए डी पे बैगनी भी ऑप्शन में दिया है। तो दूरस्थ का मतलब ये नहीं, यहां से नहीं, आधार से पूछ रहा है तो आधार से दूर सबसे लाल है, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है? तो एम्पियर सेकंड, करंट पढ़ाता हूं मैं, वैद्युत धारा, तो ये फार्मूला पढ़ा होगा Q/T। तो यहाँ पे I का होता है चार्ज, I होता है करंट, धारा का एम्पियर, और T का सेकंड, Q का कूलाम। तो या फिर जब कूलाम बताते हैं आवेश, शुरुआत में जब वैद्युत धारा क्या होता है, वैद्युत धारा वाला चैप्टर जब शुरू किया जाता है, यहाँ से देखो Q बराबर IT होता है। इस समय एक तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और दूसरा मात्रक क्या होता है? ये आई का एम्पियर, और दूसरा हो जाता है इसका इंटू टी, समय का सेकंड। तो दो मात्रक याद रखने होते हैं आपको आवेश के, एक तो कूलाम, जो कि जल्दी पूछा नहीं जाता है, अगर कभी ऑप्शन में दे दे तो ठीक है, नहीं तो ज्यादातर ऑप्शन में यही दे, या तो आवेश का मात्रक पूछ लेगा, 4 ऑप्शन में से कूलाम नहीं देगा, तो ये एक ऑप्शन ये रहेगा। और इसमें क्या किया है? एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है, यही पूछ लिया है। तो अगर आपको याद है तभी आप बता पाएंगे कि आवेश का मात्रक क्या होता है, एम्पियर सेकंड। क्योंकि आवेश ऑप्शन में देखता है, जो लोग कंफ्यूज होते हैं क्या करते हैं, एक तो आवेश दिख रहा है, आवेश, ऑप्शन सी है आवेश। तो आवेश में क्या करते हैं कि आवेश को लगता है कि कूलाम, उनको याद रहता है कूलाम होता है, तो आवेश का तो नहीं होगा, ये ऐसे दिमाग लगाते हैं। फिर आवेश का नहीं लगेगा, कोई तीसरा में, तीनों में से कोई एक लगा देंगे, वो गलत हो जाएगी। तो आवेश का मात्रक, दो मात्रक याद रखना, कूलाम और एम्पियर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक सेल से R1 तथा R2 दो प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। यदि उनमें प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 व I2 एवं प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्माएं क्रमशः H1 व H2 हैं, तो ऊष्माओं का अनुपात है। ये दो तार हैं,
इनके प्रतिरोध कितने R1 और दोनों समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो इस तरह से जोड़ देंगे R1 और R2 एक सेल से जोड़े गए हैं सेल भी लगा देते हैं ये सीन दिया है और कह रहा है इसमें करंट I1 जा रहा है इसमें करंट I2 जा रहा है मतलब V वोल्ट की बैटरी है तो V वोल्ट की बैटरी है इससे R1 में जो I1 जा रहा है करंट और R2 में जो दूसरा प्रतिरोध है उसमें I2 जा रहा है तो H1 बटे H2 दोनों में प्रति सेकंड उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का अनुपात निकालना है H1 अपॉन H2 तो हम H1 H2 कैलकुलेट करें देखो या तो आप ऑप्शन 3 फार्मूला पढ़ा होगा 3 फार्मूले में मैं बताता हूँ कि हीट के लिए या फिर पावर के लिए तो आई स्क्वायर आर टी एक होता है और एक होता है एच इजकल टू वी स्क्वायर बाई आर टी और एक होता है एच इजकल टू वी आई टी प्रति सेकंड कह रहा है प्रति सेकंड इसमें बोला है तो प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड में तो टी को एक एक रख दोगे तो टी खत्म हो जाएगा ठीक है 1 सेकंड रखोगे ना तो ये खत्म हो गया अब इसमें से कौन सा फार्मूला यूज करें ताकि हमें इनका रेशियो मिल जाए जिस हिसाब से ऑप्शन में दिया है हमें एक तो R1 R2 के टर्म में दिया है और एक I1 I2 के टर्म में तो अगर ये वाला ऑप्शन होगा I1 I2 के टर्म में निकालना चाहोगे तो देखो इसमें I1 स्क्वायर R1 करोगे फिर I2 स्क्वायर R2 करोगे तो I1 I2 और R1 R2 में कोई कटेगा नहीं यानी कि इसमें कोई वैल्यू तो दी नहीं गई है R की प्रतिरोध की कोई वैल्यू थोड़ी नहीं दी कि R हट जाएगा I1 या I2 में आ जाएगा I के साथ R तो रहेगा ही अगर वैल्यू दी गई होती तो रख के हम I1 I2 के टर्म में पदों में निकाल लेते लेकिन ये वाला ऑप्शन नहीं लगा पाएंगे यही काम आपको सोचना है क्योंकि अगर कुछ लोग लगाएंगे तो ये सोच सकते हैं कि आई स्क्वायर I1 स्क्वायर और I2 स्क्वायर तो उसमें एक ऑप्शन दिया है कि H1 अपॉन H2 इक्वल टू I1 स्क्वायर अपॉन I2 स्क्वायर एक ये दिया है I1 स्क्वायर अपॉन I2 स्क्वायर लेकिन ये गलत है ये ऐसा नहीं होगा क्योंकि रेजिस्टेंस सेम नहीं है अगर रेजिस्टेंस ये प्रतिरोध सेम होता तो तब R से R कटता ना ये कटेगा नहीं इसलिए ये ऑप्शन नहीं लगाना है तो हमें देखना सेम क्या होता है तो अगर आपने ढंग से पढ़ा है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम तो एक बार मैं रिवाइज भी करा दे रहा हूँ श्रेणी क्रम में जब दो प्रतिरोध जुड़ते हैं उनमें धारा सेम जाती है उनका विभवांतर अलग अलग होता है और जब समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनमें धारा अलग अलग होती है और विभवांतर सेम होता है तो यहाँ पे देखिए I1 I2 धारा अलग अलग जा रही है समांतर क्रम में जुड़े इनका लेकिन विभवांतर सेम होगा क्योंकि ये भी देखिए उसी बैटरी से जुड़े हैं ये भी वही तो इनका वोल्टेज अगर V है तो ये भी V ही होगा तो अब निकाल सकते हैं हम ये वाला फार्मूला लगा के H1 इक्व टू वी स्क्वायर क्योंकि वोल्टेज V ही रहेगा समांतर क्रम में बैटरी से जुड़ा है अपान R1 और H2 इक्व टू वी स्क्वायर इसका भी वोल्टेज वही होगा R1 और H2 इक्व टू वी स्क्वायर अपान दूसरे वाले के लिए R2 दूसरे प्रतिरोध में जो उत्पन्न ऊष्मा है अब इन्हीं को अनुपात कर देना है तो वी स्क्वायर बाई R1 अपान वी स्क्वायर बाई R2 तो R2 ऊपर चला जाएगा और वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा V1 V2 नहीं वी सेम R2 अपान R1 ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है इसमें H1 अपान H2 इक्वल टू R2 अपान R1 पहला ही ऑप्शन है R2 एक R1 बाई R2 भी दिया है कंफ्यूज नहीं होना है कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन ए ठीक है तो इसमें आपको यही सोचना था I1 I2 बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था कि आप I1 I2 की टर्म में निकालो आई स्क्वायर आर अगर जिसको याद आए तो एक ऑप्शन दे दिया I1 स्क्वायर अपान I2 स्क्वायर तो वो जो लगाएगा वो गलत हो जाएगा ध्यान रखना ठीक है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है तो इसमें ऑप्शन में पहले देख लेता हूँ ऑप्शन क्या क्या दिया गया है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर दूसरा ऑप्शन है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर तीसरा है न्यूटन एम्पियर मीटर और चौथा है न्यूटन स्क्वायर प्रति एम्पियर मीटर तो देखो न्यूटन सब में दिया है तो अगर चुंबकीय बल से रिलेटेड कोई फार्मूला आपको पढ़ाया गया है जो कि पढ़ाया जाना चाहिए तो एफ इक्वल टू आई बी एल कोई भी अगर देखो अगर आपको या तो मात्रक सीधे याद हो ठीक है अगर या तो मात्रक सीधे रख लो अगर सीधे नहीं याद आ रहा है तो फिर हम दिमाग लगाते हैं कोई ऐसा फार्मूला जिसमें क्योंकि न्यूटन है एम्पियर है जिसमें बल आता हो धारा आती हो न्यूटन बल का मात्रक तो चुंबकीय बल वाला अगर कोई सूत्र याद आ जाए तो वहां से निकाल सकते हो तो मुझे तो एक सूत्र याद आ रहा है आई बी एल साइन थीटा थीटा का कोई मात्रक नहीं होगा तो बी बराबर क्या हो जाएगा एफ अपान आई इधर आई और एल नीचे आएगा तो एफ अपान आई एल ठीक है बल का न्यूटन और प्रति आई का एम्पियर मीटर देखो आपको दो काम करना पड़ेगा या तो फार्मूला रटाओ एकदम बिल्कुल बहुत सारे फार्मूले हैं तो बहुत सारे फार्मूले याद भी होने चाहिए जरूरी नहीं है याद है तो अच्छी बात है नहीं याद है तो आपको वो सूत्र याद रखना होगा जिससे तुम्हें जिसमें बल धारा ये सब आता हो क्योंकि हमने ऑप्शन देखा तो उसमें न्यूटन था तो
चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहा है तो चुंबकीय बल वाला फार्मूला देखेंगे। अगर ये फार्मूला आपको याद है यहाँ से निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो ऑप्शन कोई है इसमें, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, बी वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, बी। ठीक है, तो यहाँ पे बहुविकल्पीय वाले क्वेश्चन खत्म होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, सॉरी 21 में कह रहा है एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। वस्तु की लंबाई का आधा बनता है, इसका मतलब देखो, जब कभी वस्तु की लंबाई, वस्तु की ऊंचाई, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई इस तरह से दिया गया हो, तो तुरंत दिमाग जाना चाहिए आपका आवर्धन क्षमता पे। एम पढ़ा होगा आपने, एम दर्पण है ना, तो एम बराबर क्या होता है, माइनस बी बटे यू। तो आधा दिया है, आधा का मतलब 1/2। अगर जैसे 2 गुना प्रतिबिंब बनता है तो 2 गुना दिया हो तो एम की वैल्यू 2 हो जाती है। 3 गुना दिया हो तो एम की वैल्यू 3, आधा दिया है तो एम की वैल्यू हो जाएगी 1/2। लेकिन यहाँ पे चिन्ह भी जरूरी होता है। उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब की लंबाई। तो उत्तल दर्पण में आपने देखा होगा, उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनता है, और अगर सीधा बन रहा है तो उसको हम प्लस में रखते हैं। अगर माइनस में एम की वैल्यू है तो वो उल्टा बनेगा। तो यहाँ पे उत्तल दर्पण की बात कर रहा है। उत्तल दर्पण में आपको पता होना चाहिए, दो ही केस होता है, एक अनंत पर, एक जो है अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं पर। तो दोनों में सीधा बनता है, सीधा बनता है तो प्लस ही होगा, उसकी आवर्धन क्षमता हमेशा प्लस होती है। फिर अब आगे कह रहा है 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, तो u बराबर क्या हो जाएगा 25, तो -25 लिखते हैं, वस्तु की दूरी माइनस में लेते हैं। आप चाहें तो रे डायग्राम में बना के दिखा सकता हूँ। ये आपका उत्तल दर्पण हो गया, ये ध्रुव हो गया, यहाँ फोकस R, ठीक है। तो वस्तु इधर कहीं पे रखी होगी, कितनी दूरी पर, 25 सेंटीमीटर। तो ये माइनस का 25 होगा ना, तो u दे दिया, n दे दिया। आपसे पूछा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, तो या तो आपको फोकस दूरी पता होता, क्योंकि फोकस दूरी ज्ञात करना है, अभी आगे याद कर लेंगे। लेकिन दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी मतलब v पूछ रहा है, v। तो v के लिए या तो अगर आपको फोकस दूरी पता होता तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u लगा देते। नहीं पता है तो m वाला फार्मूला तो क्यों दिया है, इसका भी तो यूज करेंगे। m इक्वल टू क्या होता है, -v/u। फार्मूले याद होने चाहिए सभी। आवर्धन क्षमता का फार्मूला -v/u। तो -v/u, -v/u बराबर कितना दे दिया है, या फिर यहीं पे रखो, m की वैल्यू दिया है 1/2, प्लस 1/2 बराबर -v/u की वैल्यू -25। माइनस से माइनस कैंसिल, v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 इधर जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 25/2। चाहे इसको आप यही रहने दो, या फिर आप इसको डिवाइड करोगे तो 12.5, 25 का आधा कितना हो जाएगा, 12.5 सेंटीमीटर। ये आ गई v की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। प्लस में होगा, इधर ही बनता है तो प्लस में ही आता है। ठीक, अब दर्पण की फोकस दूरी क्या कहता है, आपको u पता है, v पता है, फोकस दूरी निकाल लीजिए। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अगर आपको इसमें एलसीएम लेके सॉल्व वाल्व करने में दिक्कत होती है तो आपको ये फार्मूला लगा सकते हैं डायरेक्ट। कौन सा, f इक्वल टू u v अपान u प्लस एफ, u प्लस बी। को सॉल्व करेंगे, या फिर यहाँ पे वैल्यू रख के याद निकालिए, या फिर यहाँ पे। वैसे अगर ये फार्मूला याद रहता है तो आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। जिन बच्चों का कैलकुलेशन वीक होता है उनके लिए जो है कैलकुलेशन कम करना पड़ता है और गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। एफ इक्वल टू यू बी अपान यू प्लस बी, ये किसके लिए है, दर्पण के लिए, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, जेंस में नहीं। तो यू कितना है, यू -25, विथ साइन रखेंगे, साइन के साथ वी की वैल्यू आप बेहतर होगा 25/2 रखो। 25/2 ही रखते हैं, देख ले जो आपको आसान आसान लगे वो करिए आप। u की वैल्यू कितनी है, -25, और प्लस v की वैल्यू कितनी है, 25/, ठीक है। डेसिमल में हो सकता है थोड़ा आपको आसान लगे। कितना हो जाएगा, ये -25, इसको अभी ऐसे रहने दो। ये कितना हो जाएगा, 25×50, -50 प्लस 25, तो ये हो जाएगा -25/2। क्यों कह रहा था मैं ऐसे रखो, सॉल्व करना आसान हो जाएगा आपको। f इक्वल टू कितना हो जाएगा, दो ऊपर जाएगा, दो से दो कैंसिल हो जाएगा, एक 25 से एक 25 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस। या फिर एक बात लिख दे रहा हूँ, देखो ध्यान से, -25×25/2, और ये ऊपर जाएगा तो दो ऊपर, नीचे -25, तो दो से दो कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी आ जाएगी, 25 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो सॉल्व कर लीजिए। आपको बस कैलकुलेशन ही करना था, बस इतना दिमाग लगाना था। आपको कभी भी ऐसे अक्सर क्वेश्चन मिल जाएंगे जहां पे बोलेगा प्रतिबिंब वस्तु का 2 गुना बन रहा है, 3 गुना बन रहा है, आधा बन रहा है, तो वो एक्चुअली एम की वैल्यू दी गई रहती है, आवर्धन क्षमता दी गई रहती है उसमें। बस प्लस माइनस आपको सोचना है, कौन सा दर्पण है या कोई कंडीशन दिया है तो प्लस होगा माइनस होगा, वो भी आपको लिखना होगा, क्योंकि अगर साइन गलत करेंगे तो सारी वैल्यूज गलत आ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें दो पार्ट में दिया है, लेकिन एक्चुअली क्या है, ये एक ही क्वेश्चन है। इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है और इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो कह रहा है अभिसारी किरणों के मार्ग में अवतल लेंस रखने पर किरणें लेंस से 20 सेंटीमीटर पीछे अक्ष पर फोकस होती हैं। अभिसारी किरणें क्या होती हैं, जो एक दूसरे की तरफ जा रही होती हैं, और एक अपसारी किरणें होती हैं डाइवर्जिंग, जो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। यहाँ पे अभिसारी किरणें हैं, उनके मार्ग में क्या रखा गया है, एक अवतल लेंस रखा गया है। लेंस रख दिया और ये उनका अक्ष बना दिया। ये कैसी किरणें आ रही हैं, अभिसारी, ठीक है, एक दूसरे की तरफ आ रही है। अब ये एक्चुअली क्या होता, अगर ये लेंस ना होता तो यहाँ कहीं पे आके मिल जाती। ये अवतल लेंस है। अवतल लेंस का क्या काम करता है, किरणों को अपसारी करता है, इसको अपसारी लेंस बोलते हैं। तो ये दूर भेजता है, तो ये इसकी लेंस के कारण थोड़ा सा दूर जाके मिलेंगी। ये एक्चुअली मान लो यहाँ जाके मिल रही है, यहाँ कहाँ पे, लेंस के पीछे कितनी दूरी पर, 20 सेंटीमीटर अक्ष के पीछे मिलती है। तो ये दूरी कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एक्चुअली प्रतिबिंब की दूरी दी गई है 20 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब क्यों मैंने बोला इसको, क्योंकि देखो ये लेंस है, ये आपतित किरणें हैं और ये अपवर्तित किरणें। तो जहां पर अपवर्तित किरणें काटती हैं वहीं पर तो प्रतिबिंब बनता है, तो ये हो जाएगी प्रतिबिंब की दूरी। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है लेंस की अनुपस्थिति में ये किरणें कहाँ फोकस होती। अगर ये लेंस ना होता तो कहाँ होती, ऐसे आ रही सीधे यहीं कहीं पर फोकस हो जाती है, ये ऐसे। ठीक है, तो कहाँ फोकस होती, मतलब ये दूरी ज्ञात करनी। अब ये हो जाएगा यू। यू क्यों हो जाएगा, अभी मैं इस बात को समझाता हूँ। आपको देखा होगा वस्तु तो इधर होता है, तो हमने इधर क्यों बोल दिया, ये वस्तु है, यहाँ पे वस्तु है, क्यों बोला इसको, ध्यान रखना। लेंस की फोकस दूरी दी गई है, फोकस दूरी कितनी दी गई है, 30 सेंटीमीटर। अवतल लेंस है तो -30 सेंटीमीटर। अब ये यू क्यों बोला गया, ध्यान से देखो। एक टर्म होता है जिसे हम बोलते हैं आभासी वस्तु। और आभासी वस्तु क्या होता है, ये ऐसे क्वेश्चन वैसे आपके सिलेबस में तो नहीं आते जल्दी, लेकिन कभी कभी पूछा जाता है, तो इस बात से आपको अवेयर होना चाहिए। आभासी वस्तु क्या होते हैं, एक्चुअली ये क्वेश्चन क्या रहा होगा, ये कैसे आविष्कारी किरणें ऐसे वस्तु से तो नहीं आती। कभी हमने आज तक प्रतिबिंब जितने भी बनाया होगा, अपने रे डायग्राम, किरण आरेख बनाया होगा, कभी ऐसे अभिसारी या अपसारी तो किरण नहीं लाए होंगे, समांतर लाते हैं। तो ये आई कहाँ से होंगी, मान लो यहाँ पे एक उत्तल लेंस रखा हुआ है। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस में समांतर आई वस्तु के मुख्य अक्ष के समांतर आई किरणें। अब ये क्या करता है, उत्तल लेंस दोनों को कन्वर्ज कर देता है, ऐसे मोड़ दिया, ये ऐसे जा रही थी। तो इससे जो प्रतिबिंब बनता है, अगर ये इस लेंस के बारे में जो कि नहीं दिया है, ऐसे हमने सोचा कि ये इस लेंस का प्रतिबिंब यहां बनता। तो अब अगर इस लेंस के लिए वस्तु मान लो यहाँ पे है, ठीक है, अभी इसको हटाओ, वस्तु यहाँ है, तो इस लेंस के लिए ये वस्तु नहीं है, इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो इसके लिए वस्तु है। ध्यान से समझना, इस लेंस का प्रतिबिंब यहां बनता अगर ये कुछ ना होता। तो ये अगर लेंस आ गया तो ये लेंस यहां से देखोगे तो इसका प्रतिबिंब दिखेगा ना कि वस्तु दिखेगा। तो इसका प्रतिबिंब जो कि यहाँ पर बनता है इसके लिए वस्तु है, तो ये वस्तु है। इसी को हम बोलते हैं आभासी वस्तु। और आभासी वस्तु की जो चिन्ह होता है वो प्लस होता है। ध्यान से देखिए, ये आपतित किरण हो गई और इधर ही वस्तु है। तो यहाँ पे पहली बार आपने शायद देखा हो कि वस्तु भी वस्तु की दूरी भी प्लस में जो कि आनी चाहिए, भी आगे आएगी। और फोकस दूरी दी गई है कितनी, फोकस दूरी -30 सेंटीमीटर। अब कैलकुलेट कर लीजिए, आप लेंस फार्मूला लगाइए, 1/f = 1/v -1/u, 1/v -1/u। तो क्या निकालना है हमें, 1/u निकालना है। इधर कर लीजिए, 1/u इधर ले आए, प्लस का हो जाएगा 1/u = 1/v -1/f। वैल्यू रख दो, 1/v, v दिया है आपको +20 -1/f, तो f -30 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कितना एलसीएम इनका ले लो, 30 20 का एलसीएम 60 हो जाएगा। अब आप जैसे भी सॉल्व करना चाहें, क्रॉस मल्टीप्लाई करते करके करते हैं, वैसे करिए। 20 तिया 60, 3 और 30 दूनी 60, 5/60। तो 5 के 5, 5 दूनी 12 पंचे 60 होता है, तो 12 आ जाएगा 1/12। तो 1/u = 1/12 आ गया। तो u बराबर क्या हो जाएगा, रिवर्स कर दो दोनों को, 12 सेंटीमीटर। प्लस में आया कि नहीं, देखो अब जो लोग आप
हो सकता है आपको ये सिनारियो ना समझ में आ रहा हो, तो आप इसको छोड़ दीजिए, आप बस ये समझिए कि ये वस्तु है। अब अगर लेकिन ये वस्तु समझेंगे तो ये आधा अधूरा क्वेश्चन हो जाएगा, आधा अधूरा हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कंप्लीट क्वेश्चन समझना है तो ये कंप्लीट होता है। ठीक है, ये नहीं दिया है तुम्हारे में, बस अभिसारी किरण दे दी। ये अभिसारी किरण आई कहाँ से होगी? यहाँ पे उत्तल लेंस लगा के हम सोच सकते हैं ऐसा। नहीं तो आपको कोई जो पढ़ाएंगे, या फिर आपने हो सकता है ऐसा पढ़ा हो कि इसको यू बोल दिया हो, इसको वी बोल दिया हो, एफ दिया ही है, सब निकाल के निकाल दिया हो 12 सेंटीमीटर। लेकिन जो सोचने वाला बच्चा होगा, जो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला होगा, वो तो तुरंत सोचेगा ना कि यू है वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी तो हम लगभग अभी तक जितने क्वेश्चन किए थे उसमें माइनस में होती थी, और कैलकुलेशन करते थे तब भी माइनस में आती थी, लेकिन यहाँ पे पहली बार प्लस में आया, तो क्यों आया है? तो इसको समझने के लिए समझने होगा हमें कि आभासी वस्तु क्या होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन ढंग से समझ में आया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है जिस तरह के क्वेश्चन हम करते हैं, कराते हैं क्लास 10th में। 12th में तो काफी क्वेश्चन आते हैं आभासी वस्तु वाले, लेकिन 10th में कम आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें भी दो पार्ट है। 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के तीन प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाए ताकि पहला 4 ओम तथा दूसरा 1 ओम का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो? जनरली हमें ऐसे क्वेश्चन आपने किए होंगे कि आपको प्रतिरोध एक सर्किट में लगा के दे दिए जाते हैं, या फिर बोल दिया जाता है इतने प्रतिरोध श्रेणी में है, इतने समांतर में है, उनका तुल्य प्रतिरोध निकालो। तो आपको पास फार्मूला होता है, समांतर क्रम में है तो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, इस तरह से कर देते हैं। श्रेणी में है तो सभी प्रतिरोधों को जोड़ देते हैं। इतना तो आता आना चाहिए। लेकिन इसमें क्या किया है, उल्टा किया है। कह रहा है कि इतने प्रतिरोध हैं, एक में हमें तुल्य प्रतिरोध चाहिए 4 ओम तथा दूसरे में चाहिए 1 ओम, तो हम कैसे जोड़ें? अब कोई एक होता है, अब देखो इसमें क्या कॉन्सेप्ट काम करता है। एक तो आपको थोड़ा सा एनालॉजी यहाँ पे लगाने पर दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम कैसे जोड़ें। एक या समांतर में जोड़ दें, श्रेणी में जोड़ दें, या फिर कुछ समांतर में हो सकते हैं, कुछ श्रेणी में हो सकते हैं, क्योंकि तीन प्रतिरोध में हो सकता है, दो समांतर में हो, एक श्रेणी में हो, दो श्रेणी में हो, एक समांतर में, कुछ भी हो सकता है। तो एक तो आपके अंदर ये थोड़ा सा लॉजिक लगाने की क्षमता होनी चाहिए, और दूसरा इसमें एक थोड़ी सी हेल्प कर सकता है हमारा एक कॉन्सेप्ट, कि अगर श्रेणी में हम जोड़ते हैं, दो प्रतिरोधों का श्रेणी में जोड़ते हैं, तो जो सबसे बड़ा प्रतिरोध होता है उससे भी ज्यादा आता है तुल्य प्रतिरोध। जैसे 2 और 3 है, ये कॉन्सेप्ट ढंग से समझ लीजिए, थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं। 2 ओम 3 ओम है, तो इसको जब श्रेणी में जोड़े हो तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 3 2 5 ओम। ये बड़ा कितना था? 3 ओम वाला बड़ा था, उससे भी बड़ा आया तुल्य प्रतिरोध। लेकिन इन्हीं को अगर मान लो दो प्रतिरोध हैं, आप कोई दूसरी वैल्यू ले लो, 2 ले लो और एक 4 ले लो। समांतर में जब जोड़ेंगे, तो समांतर में जब इनका निकालोगे तुल्य प्रतिरोध ना, तो देखोगे 2 से छोटा आएगा। निकाल के मैं दिखाऊं? ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं समांतर में, और नीचे दोनों को जोड़ देते हैं। 4 2 6, 4 दूनी 8/6, तो इसको डिवाइड करोगे 1 पॉइंट समथिंग आएगा। 2 से छोटा आ रहा है कि नहीं? तो समांतर अगर हमें देखो, अगर हमें चाहिए 4 ओम, पहले में 4 ओम चाहिए, तो इन दोनों के बीच का अगर 6 ओम से बड़ा होता, तो हम तुरंत सोचते कि तीनों को जो है श्रेणी में जोड़ दें, क्योंकि तभी 6 ओम से बड़ा मिलेगा। अगर सब श्रेणी में रहेंगे, बड़े वाले प्रतिरोध से बड़ा मिलेगा। और दूसरे में 1 ओम चाहिए, तो दूसरा वाला तो आसान है, क्योंकि सबसे छोटा है 2 ओम, 2 ओम से छोटा है 1 ओम जो हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तीनों को समांतर में जोड़ देंगे। लेकिन इसके लिए इसमें बीच में कहीं दिया है। अगर जो वैल्यू हमें तुल्य प्रतिरोध चाहिए वो दिए गए प्रतिरोधों के बीच में कहीं पे है, तो हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ को हम श्रेणी में जोड़ेंगे, कुछ को समांतर में जोड़ेंगे, तभी ये चीज हो पाएगा हमसे। ठीक है, तो चलिए ट्राई करते हैं, क्या करें। देखो आपको सोचना होगा, मैं ऐसे ही कर दूंगा। 6 और 3 को मैं समांतर में जोड़ूंगा, और इसको 2 इसके श्रेणी में जोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है 6 3 का 2 होता है, और 2 के श्रेणी में 2 2 2 4 हो जाएगा। तो कैसे होता है, या आपको करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि 6 ओम 3 ओम ऐसे हैं जो जनरली हम ज्यादातर यूज करते हैं, और उनका समांतर में 2 आता है। ध्यान से देखो, 6 और 3 को मैं जोड़ रहा हूं, इसमें समांतर में। अब इसके श्रेणी में जोड़ दूंगा 2 ओम को। ठीक है, ये कंप्लीट हमारा सर्किट बनेगा। अब ध्यान से देखो, इन दो तीनों को दो को क्या करेंगे, इन दोनों का जब इक्विवेलेंट निकालोगे 6 3 का, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? ऊपर गुणा करते हैं, नीचे दोनों को जोड़ देते हैं। अगर दो प्रतिरोध समांतर क्रम में दिए हैं हमें, और उनका तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो या तो आप
वन अपान आर इक्विवेलेंट इक्वल टू वन अपान आर वन प्लस वन अपान आर टू, लेकिन दो के लिए सीधा फार्मूला लगा देते हैं, आर वन आर टू अपान आर वन प्लस आर टू। तो ऊपर दोनों को गुणा किया, नीचे दोनों को जोड़ दिया, तो 6 त्रिक हो जाता है 18 और 6 3 9, तो 9 दूनी 18, 2 ओम आ जाता है। अब इन दोनों को हटा के 2 ओम लगाएंगे और फिर ये 2 ओम, दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, टोटल जो नेट तो आपका फाइनल आर इक्विवेलेंट आएगा 2 प्लस 2 4 ओम आएगा। यही हमें चाहिए था। तो अब इसका आंसर क्या लिखेंगे, आंसर क्या लिखेंगे, ये ध्यान से देखिए, लिखिएगा। 3 और 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ेंगे और 2 ओम को इन दोनों के श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ये वाला आपका सर्किट डायग्राम, डायग्राम जरूर बनाना है, तभी एग्जामिनर को क्लियर होगा कि आपने कैसे जोड़ा है। ठीक है, वर्ड में हो सकता है आप थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, आप इस तरह से सब न लिख पाए, लेकिन सर्किट डायग्राम बना रहेगा तो उसे क्लियर है। हाँ, 6 और 3 को समांतर में जोड़ा है, 2 इसके श्रेणी में जोड़ा है, हमें 4 ओम है। अब दूसरा है 1 ओम का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त। 1 ओम, देखो इसमें सबसे छोटा प्रतिरोध है 2 ओम, 2 ओम है, और इससे भी छोटा हमें चाहिए। तो जो अगर सबसे छोटे वाले से भी छोटा चाहिए तो दिमाग तुरंत जाना चाहिए, समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, क्योंकि समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कम हो जाता है, घट जाता है, और श्रेणी क्रम में बढ़ जाता है श्रेणी में, क्योंकि श्रेणी क्रम में हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं सबको, तो जोड़ेंगे तो बढ़ेगा ही। तो तीनों को समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, 2 ओम और 3 ओम और 6 ओम, तो ये हो जाएगा समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में जब जोड़ोगे, देख लो, आप चाहो तो चेक कर लो, आर इक्विवेलेंट बराबर ऐसे करेंगे। इसमें 3 है ना, तो वो डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगेगा क्योंकि वो और बड़ा हो जाता है, लगा सकते हैं लेकिन, तो ये लगाए 1 अपान आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपान आर वन प्लस 1 अपान आर टू प्लस 1 अपान आर थ्री। 3 है तो इसको आर वन बोल दो, इसको आर टू, इसको आर थ्री। तो आर वन गया 1 अपान टू प्लस 1 अपान थ्री प्लस 1 अपान 6। तीनों का 2 3 6 का एलसीएम निकालोगे तो 6 आ जाएगा। 2 तिया 6, 3 प्लस 3 दूनी 6, 2 प्लस 6 के 6। देखो 3 2 5 1 6, 6 बटे 6 आ जाएगा 1 ओम। यही हमें चाहिए था। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ये वाला कॉन्सेप्ट। श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध बढ़ जाता है, सबसे बड़े वाले से भी बड़ा आता है। समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो सबसे छोटे वाले से छोटा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है घरेलू विद्युत वितरण में प्रयुक्त तारों के नाम, कार्य तथा आवरण का रंग लिखिए। कायदे से ये इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि इसमें 6 नंबर दिया जा सके, क्योंकि 6 नंबर में आया है क्वेश्चन। तो मेरी बात मानिए तो आप ये जो घरेलू विद्युत वितरण वाला क्वेश्चन है ना, ये देखते होंगे 6 नंबर में ही आता है जब आता है। तो ये अक्सर अगर 6 सेट है तो 3 सेट में तो है ही। आप देखेंगे 2025 में लगभग 3 सेट, 3 या 4 सेट में मिलेगा आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इनको आप पूरा तैयार किया, और जब भी आए, क्योंकि 6 नंबर में आता है, तो मेरे हिसाब से पूरा सर्किट एक बार बना दो, बहुत बड़ा नहीं है। अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि 6 नंबर का बात है। तो सर्किट बना दीजिए। सर्किट मैंने पिछले में 2025 वाले सेट में कम से कम 3 बार बनवाया है, तो उसको देख लीजिए। मैं सर्किट नहीं बना रहा हूँ यहाँ पे। आवरण का रंग जो है, तार का नाम, तार का नाम, रंग और उनके कार्य बोल दें। कार्य आप लिख लीजिए। तार का नाम क्या होता है, एक को हम बोलते हैं फेज वायर, विद्युतमय तार, विद्युन्मय तार बोलते हैं, विद्युतमय, विद्युन्मय तार एक होता है, विद्युन्मय तार। इसको हम जिंदा तार बोलते हैं, तो फेज वायर बोलते हैं, फेज वायर। इसका रंग क्या होता है, फेज वायर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लाल से, लाल से ना, विद्युन्मय तार। काम क्या होता है इसका, इसमें जो है, इसी में से एक्चुअल में इसी में करंट होता है, करंट इसी में से आता है हमारे घरों में। जो जितना वोल्टेज आता है, कितना, 400, ट्रांसफार्मर से कितना आता है, या फिर स्टेबलाइजर में जो भी 220 वोल्ट हमारे घरों में यूज होता है, तो 220 वोल्ट इसका वोल्टेज होता है। और इसी में वैद्युत धारा हमारे घरों में इसी तार से होकर आती है। एक दूसरा होता है उदासीन तार, उदासीन तार, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर का कलर क्या होता है, ब्लैक, काला। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, तो देखो वैद्युत धारा तभी प्रवाहित होगी ना, वैद्युत धारा तभी प्रवाहित होगी जब कहीं एक जगह पे, मतलब दो उसको पॉइंट मिलने चाहिए, एक हाई वोल्ट पे हो, एक लो वोल्ट पे, हाई वोल्ट पे हो और दूसरा लो वोल्ट। तो हाई से लो की तरफ जो है करंट फ्लो होता है, तो ये हाई वोल्ट पे होता है जो 220 हमारे घरों में आता है।
और उदासीन तार, इसमें कोई करंट नहीं होता, इसमें से ऐसे समझिए ये लो वोल्ट प्रोवाइड कराता है। अब उदासीन है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको पकड़ लेंगे, ठीक है। जब करंट फ्लो होता है तो इसी में से वापस आता है, रिटर्न आता है। तो बल्ब जलाने के लिए दो तार होते हैं ना, तो एक से एक्चुअली ये समझो कि एक से करंट जाता है और एक से करंट वापस आता है। तो उसको जाने के लिए, फ्लो होने के लिए दो पॉइंट चाहिए, दोनों में वोल्टेज डिफरेंस होना चाहिए, विभवांतर होना चाहिए। अगर विभवांतर नहीं होगा तो करंट, क्योंकि एक तार, ये तो पूरा विद्युत में तार अगर एक तार लगाओगे तो ये तो पूरा 220 पे है, तो इसमें कोई करंट थोड़ी ना फ्लो होगा जब तक इसे करंट, ये देखो ऐसे मत समझना कि करंट नहीं फ्लो हो रहा है तो जाके पकड़ लो। जैसे ही आप करंट उसको टच करोगे ना, आपके बॉडी का जो रेजिस्टेंस है या फिर वोल्टेज है वो बहुत लो है, उसके कंपैरिजन में 220 है वो, तो तुरंत तुम्हारी बॉडी में करंट फ्लो हो जाएगा। एक्चुअल में उसमें नहीं फ्लो हो रहा है, जैसे टच करोगे तुरंत फ्लो होगा। तो वही काम इसका है। न्यूट्रल में भी अगर ऐसे न्यूट्रल लगाया जाता है कि इससे करंट वापस आ सके, ठीक है। कलर याद रखना बस। और तीसरा होता है, घरों में जो हम यूज करते हैं, कौन सा बोलते हैं, भू संपर्क तार। भू संपर्क तार तो क्या बोलते हैं, अर्थिंग वायर। अर्थिंग वायर, इसका कलर होता है हरा। अब ये क्यों यूज हो जाता है, इस पे आप थोड़ा सा नोट्स 2 4 6 लाइन का लिख सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ, इसको आप लिखना चाहें लिख दें, या फिर 2025 के सभी से जितने भी सेट में आया है इसको भी मैंने कराया है। तो क्या होता है भू संपर्क तार, संपर्क का मतलब होता है अर्थिंग। घरों में आपने सुना होगा अर्थिंग की जाती है। तो अर्थिंग से फायदा क्या होता है, पहले आप ये समझिए। जैसे घरों में हम बड़े बड़े यंत्र यूज करते हैं, और ये फ्रिज यूज कर रहे हैं, कूलर यूज कर रहे हैं, तो उसकी अगर मान लो मेटल बॉडी है और उसमें कहीं पे कोई फॉल्ट आया, करंट उतर गया, जिसे हम बोलते हैं करंट उतर गया, करंट उतर गया और हमने टच कर दिया तो हमें नुकसान पहुंचाएगा करंट, ठीक है। ऐसा सुना होगा कि लोगों की जान तक ले लेता है, इतना खतरनाक होता है। तो एक जो प्लग देखते हो ना, प्लग में 3 वायर होते हैं, 3 के प्लग देखोगे उसमें 3 प्लग निकले होते हैं, 2 छोटे वाले। इनमें एक तो हो गया तुम्हारा विद्युत में जिसमें करंट आता है, एक उदासीन वाला हो गया, और ये वाला जो होता है ना, ये जनरली हम लोग घर में यूज नहीं करते। ये वाला तार यहाँ से जो है अर्थिंग की जाती है। इससे फायदा क्या होता है, अर्थ का जो वोल्टेज है वो जीरो माना जाता है, या फिर रेजिस्टेंस बोले, प्रतिरोध बहुत कम है, हमारी बॉडी से भी कम है अर्थ का। तो अगर हम मान लो उसमें करंट उतरा हुआ है, तो हमारे पास एक डिवाइस है जिसमें करंट उतरा हुआ है और इसकी अर्थिंग भी हुई है, तो जब करंट उतरेगा ना तो वो सारा करंट अर्थ में चला जाएगा। अर्थिंग का फायदा ये होता है, हम इसको टच करेंगे तो हमें करंट नहीं मारेगा। अगर अर्थिंग नहीं हुई है तो इसमें करंट उतरा हुआ है, जैसे ही हम टच करेंगे तुरंत हमें वो करंट मारेगा। तो उपकरणों के एक तो सुरक्षा हेतु और हमें अपने, हमारी खुद की सुरक्षा हेतु जो है हम अर्थिंग का उपयोग करते हैं। आपको अगर लिखना है तो आप उन क्वेश्चन का रेफरेंस ले सकते हैं कि घरेलू उपकरणों की जो है सुरक्षा हेतु और हमारे खुद की सुरक्षा हेतु जो है हम अर्थिंग का उपयोग करते हैं, क्योंकि अर्थ मतलब पृथ्वी का जो विभव होता है वो शून्य होता है, शून्य माना जाता है, इन सब की तुलना में शून्य होता है। अर्थिंग का सिंबल ऐसे होता है। कैसे की जाती है ये सब आपको ज्यादा नहीं लिखना है, पता होगा। एक तार से जो है अर्थ के अंदर एक तांबे की प्लेट लगा के पूरा एक सिस्टम होता है, वो ये रहता है। घरों में तो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कंपनियों में मैंडेटरी हो जाता है, जरूरी हो जाता है। इसके बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप 2025 के जिस भी क्वेश्चन में देखो, 2 3 सेट में कम से कम कराया है मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 का अथवा। 2 पार्ट होते हैं, पहला वाला घरेलू पर्वत वाला था 6 नंबर का वो, और 6 नंबर का ये अथवा वाला। तो कह रहा है धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है। धारावाही चालक, ये कोई करंट कैरिंग वायर हो गया, इसके आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो किन कारकों पर निर्भर करता है। तो ये पढ़ाया जाता है, जब पढ़ा होगा आपने क्लास में, कि एक तो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, और दूसरा इनसे तार से जो है दूरी के, लंबवत दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती और समानुपाती का मतलब क्या हुआ आपको पता होना चाहिए, कि इससे का मतलब है जितनी ज्यादा धारा होगी उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है। कि अगर हम धारा बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है। निर्भर करने का मतलब क्या है, किन कारकों के बढ़ाने पर जो है वो बढ़ता है, या किन कारकों को बढ़ाने घटाने पर कैसे बढ़ता घटता है, इसी को हम बोलते हैं निर्भर करता है, डिपेंड है। चुंबकीय क्षेत्र आई पर डिपेंड है, निर्भर करता है। कैसे, कि अगर आई बढ़ाएंगे, धारा बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, धारा घटाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र घटेगा। समानुपाती का मतलब ये होता है। अब दूसरा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर के। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कि अगर आर मतलब ये दूरी, अगर दूरी बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र घटेगा,
व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। अगर एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा, अगर हम r को बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र घटेगा। ये दोनों, इन दोनों कारकों, बाकी और चीजें होती हैं साइन थीटा, इन दोनों के बीच एंगल वंगल पे, तो ये आपके सिलेबस में इतना ज्यादा नहीं है कि हम एंगल की बात यहाँ पे करें। इन्हीं दो कारकों को आपको लिखना है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं दोनों को मिलाकर I/r²। ठीक है, ये आपकी क्लास के लिए इतना काफी है। अगला पार्ट इसी में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त नियम का मान लिखकर स्पष्ट कीजिए। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम किससे ज्ञात करते थे, याद होना चाहिए आपको, दक्षिणाहस्त अंगुष्ठ नियम, राइट हैंड थंब रूल, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। तो कैसे निकालते हैं इसको, अगर रेबस की लैंग्वेज में लिखें तो दक्षिणाहस्त अंगुष्ठ नियम, अंगुष्ठ नियम, ऐसा आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है, अंगुष्ठ नियम, या फिर दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम भी बोल सकते हैं आप, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, अब ये होता क्या है, कैसे पता करते हैं, तो बोल दे रहा हूं मैं, आप लिख लीजिए। अपने पहली बात, दाहिने हाथ के अंगूठे को जो है और उंगलियों को ऐसे लंबवत रखना है, परपेंडिकुलर एक दूसरे के रखना है। तो हमें अंगूठे को किधर रखना है, करंट की दिशा में, धारा की दिशा में, और उंगलियों को जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है उसकी दिशा में रखना है, और उनको कर्ल करना है, मोड़ना है। तो जिधर मुड़ेंगी उंगलियां, अब इधर तो नहीं मुड़ेंगे ना, इधर मत मुड़िएगा, क्योंकि इधर अगर मोड़ देंगे तो ये आपका आखिरी क्वेश्चन हो जाएगा। इधर नहीं मुड़ती, इधर ही मुड़ती है। तो जिधर उंगलियों को, जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है उस बिंदु की तरफ रखकर उंगलियों को मोड़ेंगे, जिधर मुड़ेंगे वही जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। एक बार मैं एग्जांपल लेके समझा देता हूँ, बुक में लिखा होगा, अपने नोट्स में लिखा होगा। अगर इधर धारा जा रही है तो अंगूठों को, मान लो यहाँ पे इस बिंदु पर हमें निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतानी है यहाँ पर किस दिशा में होगी। तो अंगूठे को पहले तो दाहिने दाहिना हाथ लेना है, बायां मत ले लेना, दाहिने हाथ को अंगूठे को धारा की दिशा में, ऊपर धारा जा रही है तो उधर पर लिखा, और इन उंगलियों को किधर रखना है, जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है उसकी दिशा में। तो ऐसे रखेंगे इधर की तरफ, ऐसे रखा। अब क्या करना है, उंगलियों को मोड़ना है, कर्ल करना, मोड़ेंगे। अब ये अंदर की तरफ उंगलियां जा रही हैं तो चुंबकीय क्षेत्र किधर हो जाएगा, अंदर की तरफ। अंदर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस से, बाहर को डॉट से। ये क्या है, तल के अंदर, तल के अंदर, ये होगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, लिखना होगा तो आप लिख लीजिए, जो बोला है मैंने उसी को लिख लीजिए। ये हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन 6 नंबर, 3 नंबर का ये हो रहा होगा, 3 नंबर का ये। ठीक है, जरूर बना दीजिएगा, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन है। आपके पास अगर टाइम है तो जितना ज्यादा आपको दिमाग में चीजें हैं उनको जरूर लिखिए, तभी 6 नंबर पूरे मिलने का चांस मिलता है। ठीक है, तो ये सेट यहीं पे खत्म होता है। हम ध्यान रखिए, हम लोग सिर्फ फिजिक्स वाले क्वेश्चन पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 तक किया, 7 के बाद 21 पर आ गए, क्योंकि 7 के बाद वो केमिस्ट्री वाले रहते हैं, फिर 21 से शुरू होता है फिजिक्स, 21 से 24 तक, 1 से 7 तक फिजिक्स, फिर 21 से 24 तक। तो वही हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।